गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू आरएससी साइंस क्लासेस वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आरएससी साइंस क्लासेस में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, जिस चीज़ का हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, अब बहुत जल्दी वो मुकाम हम लोगों के सामने है। जैसा कि राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम आप सब लोगों को पता है नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर में होने वाली है। तो सब लोगों ने रणनीतियाँ बना ली होगी, सब ने प्री प्लानिंग कर ली होगी कि कैसे अब कम समय में जो समय बैलेंस बचा है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करें, अटेम्प्ट करके आएँ, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस है उसको कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को रिकवर करें। ये सभी रणनीतियाँ आप लोगों ने करी होगी अपने अपने स्तर पर, और करनी भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है। पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए हैं जमी पर, अभी आसमान की उड़ान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, अभी तो बड़ा है राजस्थान पुलिस का फॉर्म, अब इसमें सिलेक्शन देना भी बाकी है। तो डोंट वेस्ट टाइम, बिना समय को बर्बाद किए हम इस सेशन की आज नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को इस सेशन को बताने जा रहे हैं। तो आप एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। आज हम आप लोगों को ऐसा सेशन पढ़ाने जा रहे हैं जो तकरीबन ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आईएमपी और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग खुद देख सकते हैं, आप लोगों के सिलेबस में भी ये बिंदु है। इसमें हमने एक दो सेशन पहले दे रखे हैं, लाइक रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, हम ज़्यादा समय नहीं आप लोगों का खराब करेंगे, जल्दी से हम इस पर आप लोगों को आज जनरल इंट्रोडक्शन कराने जा रहे हैं, यानी कि सामान्य परिचय। आप लोगों को पता होगा ब्लड से निश्चित तौर से एक आध क्वेश्चन की गुंजाइश पूरी बनी रहती है। तो आज का सेशन हमारा रहने वाला है ब्लड पर, जिसमें ऑलमोस्ट ऑल आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या लिखा बच्चा? ब्लड। और ब्लड बोले तो रुधिर, सब लोग जानते हैं ये चीज। ब्लड बोले तो रुधिर, और रुधिर को ही हम क्या कहते हैं? रक्त, और रक्त को ही हम क्या कहते हैं? खून। तो ये चीज अभी तक आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी कि आज का जो सेशन रहने वाला है वो किस बिंदु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, किस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं? ब्लड पर। ब्लड बोले तो रुधिर, रुधिर बोले तो रक्त, और रक्त बोले तो खून। यहां तक सब लोग जानते हैं। अब हम इसका सामान्य परिचय करेंगे, जिनसे भी आप लोगों के इजी वे में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है, कोई भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेशन पढ़ रहे हैं, उसका पहला क्वेश्चन यही बनता है कि वो चीज है क्या? व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है दोस्त? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक। तरल बोले तो लिक्विड, तरल संयोजी ऊतक। और इसका काम क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? जिसको हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित किताब का क्या नाम है, और उस किताब से संबंधित यानी विज्ञान की विभिन्न जो ब्रांचें हैं उनसे भी आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो कोई बताएगा आप लोगों में से कि ब्लड का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, हीमेटोलॉजी। क्या बोला बच्चा? हीमेटोलॉजी। यानी कि हीमेटोलॉजी जो होता है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? हीमेटोलॉजी में हम ब्लड का अध्ययन करते हैं। और हीमेटो और लॉजी दोनों ही क्या है? लैटिन वर्ड है। हीमेटोलॉजी, लॉजी इट मीन्स अध्ययन, और हीमेटो इट मीन्स ब्लड। हीमेटो का मतलब क्या हुआ बच्चा? ब्लड। और लॉजी इट मीन्स क्या होता है? लॉजी इट मीन्स होता है अध्ययन, यानी कि पढ़ना। जिस किताब में हम ब्लड से संबंधित अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे हीमेटोलॉजी। तो दोस्तों अभी तक ये चीज दो लाइन आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि ब्लड क्या होता है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो हीमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब ब्लड हमारी बॉडी में क्यों आवश्यक है, ये क्यों बना हुआ है, इसके क्या फंक्शन है? तो ब्लड जो होता है वो प्रत्येक भागों तक O2 को पहुंचाता है, यानी ऑक्सीजन को लेकर जाता है। O2 को पहुंचाना, O2 को पहुंचाना, यानी कि प्रत्येक सेल्स यानी कोशिकाएं और जो ऊतक होते हैं वहां तक ये ऑक्सीजन को लेकर जाता है और CO2 को
लेकर आता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि खून जो ब्लड होता है उसका हमारी बॉडी में कार्य होता है O2 का परिवहन करना, यानी प्रत्येक पार्ट तक घुमाना, रोडवेज की तरह काम करता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करें कि ब्लड जो होता है इसका पावर ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू यानी पीएच से भी काफी दफा एग्जामों में क्वेश्चन बना हुआ है। इंपोर्टेंट लाइनों पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हम आप लोगों को जनरल बातें बताने जा रहे हैं, इस पर हम आप लोगों से डीप जाकर भी आप लोगों को सभी चीजें क्लियर करेंगे, लेकिन अभी आप लोग इसका सामान्य परिचय है वो कंप्लीट कर लें। पीएच वैल्यू से काफी दफा एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है और ये बात आप लोगों को भी पता है क्योंकि आप लोगों ने जो मॉडल पेपर, जो पुरानी जो कंपटीशन एग्जाम लगे हैं उनमें आप लोगों ने देखा होगा जो कम से कम जो 5-10 क्वेश्चन साइंस के आते हैं उनमें एक क्वेश्चन आप लोगों को कहीं ना कहीं ये भी मिला होगा कि ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू। तो ये बच्चा जानता आज की डेट में कंपटीशन की तैयारी करने वाला 7.4 होता है, सब लोग जानता है। और इस पर मैंने एक ट्रिक के माध्यम से पीएच वैल्यू कैसे याद करें इस पर ट्रिक के माध्यम से एक सेशन बनाकर यहाँ पर दिखा रखा है, तो आप लोग वहां पर जाके देख सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप उस सेशन को भी पूरा क्लियर कर सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने ये चीज क्लियर कर ली कि ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है दोस्त, 7.4 होता है। इसीलिए इसकी नेचर कैसी होती है, हल्की क्षारीय होती है। आप लोगों से ब्लड की जो नेचर पूछी जाए कि प्रकृति कैसी होती है तो 7.4 इसका पीएच वैल्यू होता है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी होती है, हल्की क्षारीय होती है, हल्की क्षारीय होती है। कभी कभार आप लोगों से क्षारीय, अम्लीय और उदासीन 3 ऑप्शन दे देगा तो आप क्षारीय पे क्लिक कर देंगे, लेकिन क्षारीय और हल्की क्षारीय दोनों ऑप्शन आ जाता है तो काफी लड़के सस्पेंस में आ जाते हैं और उनका आंसर यहाँ पर गलत हो जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना हल्की क्षारीय होती है। जैसे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा आयरन किसमें पाया जाता है, सब लोग रट के चले जाते हैं कि पालक में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा जो आयरन पाया जाता है वो मेथी में पाया जाता है। उसके बाद किसमें पाया जाता है, पुदीना में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों, पुदीना में पाया जाता है। और उसके बाद किसमें पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। और उसके बाद किसमें पाया जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना सेब में पाया जाता है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा किसमें पाई जाती है, और पालक, मेथी, पुदीना, सेब तीनों ऑप्शन होंगे, आप चारों ऑप्शन होंगे और आप फटाक से क्लिक ऑन कर देंगे पालक पर और गलत हो जाएगा। अब आप लोगों को वहां पर आंसर आएगा तब पता चलेगा कि मेथी आंसर सही है और रियल में मेथी में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब ये चीज वही है कि रिश्ता वही सोच नहीं, यानी कि पालक में उससे कम पाया जाता पुदीना से, पुदीना में किससे कम पाया जाता है, मेथी में, और सबसे कम सेब में हो गया। और बकरी के दूध में सबसे ज्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है। तो ये भी चीज ध्यान रखना दोस्तों। अब नेक्स्ट हम बात करें कि अभी हम आप लोगों को एकदम सामान्य परिचय करा रहे हैं, ब्लड में ऐसी कौन सी लाइनें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है, जिनसे आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब हम बात करते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति में, आप सब साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते रहे हैं। स्वस्थ एक व्यक्ति में ब्लड की मात्रा, तो जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कर दें, इजी लाइन है। एक व्यक्ति में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। अब अधिकतम ब्लड कितना हो सकता है, एक व्यक्ति में अधिकतम ब्लड कितना हो सकता है, यदि आप लोगों से अधिकतम ब्लड पूछा जाए तो अधिकतम ब्लड कितना हो सकता है, कोई आंसर कर सकता है आप लोगों में से? तो अधिकतम ब्लड हो सकता है 7 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 7 लीटर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाए, यहां पर यदि फीमेल की बात आ जाए कि एक स्वस्थ फीमेल में कितना ब्लड पाया जाता है, तो फीमेल में जो ब्लड की मात्रा होती है वो मेल से कितनी होती है, आधा लीटर कम होती है। कितनी होती है दोस्त, आधा लीटर कम होती है, यानी कि 5.5 से 6 लीटर या 4.5 से 5 लीटर तक उसमें ब्लड की मात्रा होती है। नेक्स्ट आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पर रक्तदान से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
क्या पूछा जाएगा दोस्त आप लोगों से? रक्तदान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रक्तदान महादान होता है। 1 यूनिट ब्लड से तकरीबन 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोगों से यही बनेगा कि रक्तदान यानी महत्वपूर्ण तिथियों से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां पर आप लोगों से एक लाइन यहां पर यह भी बनती है कि रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? रक्तदान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप लोगों का क्या जवाब होगा? 14 जून। यानी वी आर सेलिब्रेट एवरी 14 जून को हम ब्लड डोनेट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहां पर आप लोगों के लाइनें निकल कर आएगी कि एक व्यक्ति रक्तदान करता है तो उसके लिए उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, अधिकतम कितनी होनी चाहिए। तो ये चीजों पर ही आप लोगों को आंसर करना है। कुल रक्त का कितना प्रतिशत वो ब्लड डोनेट कर सकता है। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी ध्यान रखना कि आज ब्लड डोनेट कर दिया तो वो कितने दिन बाद ब्लड डोनेट कर सकता है, यानी ब्लड डोनेट करने का बीच का जो अंतराल है वो कितना होना चाहिए। तो ये तमाम सारी चीजें भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और आईएमपी रहने वाली है। अब आप लोगों को ये बताना है कि रक्तदान के लिए कम से कम उम्र क्या आंसर आएगा? जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में करे देखें। उसके बाद आप लोगों का जवाब इसमें एक लाइन और बनेगी कि यदि अधिकतम उम्र पूछ ले तो यानी एक व्यक्ति लास्ट किस उम्र तक रक्तदान कर सकता है। अधिकतम उम्र आप लोगों से पूछी जाए तो पर्सन चिन्ह लगा दिया, आंसर करें जल्दी कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति एज वेल एज क्वेश्चन जो बनता है उसी लैंग्वेज में मैं ये लाइन बना रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति रक्तदान करना चाहता है तो बताइए वह अपने कुल रक्त का कितना प्रतिशत रक्तदान कर सकता है। ये लो जी क्वेश्चन बन गया, रक्तदान कर सकता है। तो बताइए, देखिए जल्दी आंसर करें। रक्तदान कर सकता है तो ये जल्दी आंसर कर दे। देखिए आप लोग ऑप्शन भी दे देते हैं आप लोगों को, 10%, 90%, 100% और आप लोगों का लास्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। जल्दी आंसर करें, देखें कितने लोग आंसर कर पाते हैं इस क्वेश्चन का। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों के मोस्टली रूप से रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। ऑल आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और आईएमपी लाइनें हैं। जो हम आप लोगों का आज का जो सेशन है वो जनरल इंट्रोडक्शन पर है। किस पर? ब्लड का सामान्य परिचय कराने जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति रक्तदान करना चाहता है तो वो अपने कुल रक्त का कितना प्रतिशत ब्लड डोनेट या रक्तदान कर सकता है? 90%, 100%, 10% या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आप लोगों का यहां पर सही आंसर हो जाएगा बच्चा 10%, यानी अपने पूरे रक्त का 10% भाग ही वो रक्तदान कर सकता है। 90% नहीं कर पाएगा, खुद की जान खतरे में चली जाएगी, उसकी जान बच जाएगी। 100% भी नहीं कर पाएगा, तो इसमें एकदम सही जवाब जाएगा 10%। नेक्स्ट हम आप लोगों के लिए जो लाइन लिखी थी कि अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी व्यक्ति रक्तदान करना चाहता है तो वो ज्यादा से ज्यादा किस उम्र तक कर सकता है। तो आप लोग इस पर आंसर करें। देखिए 4 ऑप्शन आप लोगों को दे देते हैं। 80 यानी कि 80 ईयर, 80 साल तक कर सकता है, 60 साल तक कर सकता है, या फिर वो 50 साल तक कर पाएगा, या आप लोग बताएं 20 साल तक कर पाएगा। यानी अधिकतम उम्र उसकी कितनी होनी चाहिए। तो इसमें आप लोगों का एकदम सही जवाब चला जाएगा 60 साल तक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा उम्र तक वो रक्तदान कर सकता है। और इससे पहले हम लोगों ने आप लोगों के सामने लाइन लिखी कि कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। एक व्यक्ति रक्तदान करना चाहता है, उसकी कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, या फिर 15 साल, या फिर 30 साल। तो आप लोगों का एकदम सही जवाब जाएगा 21 साल, यानी 21 वर्ष के बाद वो रक्तदान कर सकता है। 18 के बाद भी कर सकता है, लेकिन बॉडी पूरी परिपक्व होने में, पूरी बॉडी ग्रोथ होने में हम लोगों का जो शरीर है वो 21 साल लेता है। 21 साल के बाद आप लोग कर सकते हैं। अब आप लोगों से क्वेश्चन यूं भी बनेगा,
अब आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बनेगा कि बताइए सर, आज हमने ब्लड डोनेट कर दिया तो आज के कितने बाद हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं? तो ब्लड रक्तदान करने का अंतराल, रक्तदान करने का समय अंतराल। तो बताइए, आप लोग जल्दी आंसर करें, देखिए कमेंट बॉक्स में कितने लड़के आंसर कर पाते हैं इस लाइन पर, रक्तदान करने का समय अंतराल। तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा 14 दिन, यानी कि 40 डेज। तो कम से कम आप लोगों को रुकना ही पड़ेगा, या फिर आप लोग बोल सकते हैं 2 वीक। तो 2 सप्ताह के बाद आप लोग वापस ब्लड डोनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक ये लाइनें आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गई होगी। इनको आप लोग एक नोटबुक में आप लोग पुटअप कर लें और बार बार दोहराते रहें। निश्चित तौर से इनसे बार बार गुंजाइश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनी रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ जो ब्लड होता है इसमें एक वर्णक पाया जाता है। ब्लड में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो आप सब लोगों को ये चीज पता होगा, HB। क्या? HB बोले तो हीमोग्लोबिन। क्या बोला बच्चा? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमो का मतलब क्या होता है और ग्लोबिन क्या होता है? हीमो का मतलब होता है बच्चा आयरन। क्या बोला? आयरन। और ग्लोबिन एक क्या है? प्रोटीन है। ग्लोबिन एक क्या है? प्रोटीन है। तो ग्लोबिन और हीमो दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन बन गया। ये क्वेश्चन आप लोगों के रेलवे के एग्जामों में काफी दफे पूछा जा चुका है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन होती है, एक स्वस्थ व्यक्ति में उसके रक्त में कितना प्रतिशत हीमोग्लोबिन पाया जाता है, नवजात शिशु में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लड़कियों में यानी कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत होता है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो हमारे शरीर में कौन सी बीमारियां हो जाएगी, अधिकता से कौन सी बीमारियां होती है, कमी से कौन सी बीमारियां होती है। तो ये तमाम सारी चीजें आप लोगों के आईएमपी और इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हीमोग्लोबिन में सबसे पहली बात आप लोगों को से पूछी जाए कि इसका निर्माण कहाँ होता है। आप लोगों को ये चीज तो पता ही होगी कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है दोस्त। तो आप लोगों को पता है ये क्या है जी? ये हड्डी है। ये हड्डी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा एक लिक्विड पाया जाता है, एक तरल पाया जाता है जिसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? अस्थि मज्जा। यानी कि जो बोन मेरो होती है वहां हमारे ब्लड का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा। अब अस्थि मज्जा के भी प्रकार होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोन मेरो। एक फर्स्ट वन होती है व्हाइट बोन मेरो और सेकंड वन होती है येलो बोन मेरो। तो इनमें अलग अलग कणिकाओं का निर्माण चलता है और ब्लड का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और हीमोग्लोबिन का निर्माण आप लोगों से पूछा जाए तो आरबीसी या ब्लड में आप बोल सकते हैं। प्रोटीन इंपोर्टेंट रहेगी। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है बच्चा? ग्लोबिन प्रोटीन इसमें पाई जाती है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका कार्य क्या होता है भाई? हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में क्यों बना हुआ है? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका कार्य होता है O2 का परिवहन करना। क्या बोला? O2 का परिवहन करना। आप लोगों से ये पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन कहाँ स्थित होता है, ये स्थित कहाँ होता है, तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा आरबीसी में। अब यहाँ पर 3 लाइनें बन रही है, ये चीज ध्यान रखना। आप लोगों से ऑक्सीजन को ब्लड का कार्य पूछे तो भी क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन को पहुंचाना, इम्यूनिटी पावर को बनाए रखना, ठीक है ना। और भी कई कार्य होता है, तापमान नियंत्रण करना, कई चीजें होती है। नेक्स्ट आप लोगों से हीमोग्लोबिन का कार्य पूछे तो भी क्या बोलेंगे? O2 का परिवहन करना होता है। और आरबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स होती है उनका, या रेड ब्लड जो कार्पल्स होती है उनका कार्य पूछे तो भी आप लोगों का क्या जवाब आएगा? O2 का परिवहन करना। ये बात आप लोगों को समझ में होगी कि ब्लड होता है, ब्लड में क्या पाया जाता है बच्चा? आरबीसी कणिका। और आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा होती है। और लोहा आप लोगों को क्या पता है? O2 के साथ क्रिया करती है, यानी ऑक्सीजन को पकड़ती है, बांधती है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। ये पकड़ के पूरे शरीर में इसका परिवहन करती है, घुमाती है, एक प्रोसेस रहेगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसीलिए इसका अन्य नाम होता है श्वसन वर्णक, यानी हीमोग्लोबिन का अन्य नाम या दूसरे नाम से भी इसको जाना जाता है। वो क्या बच्चा? श्वसन वर्णक, यानी इसे श्वसन वर्णक भी कहा जाता है। नेक्स्ट चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये रखनी है
कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक जो मेल यानी कि लड़का होता है, मेल के ब्लड में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत है, हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत है। ठीक है। दूसरी लाइन आप लोगों को ये ध्यान रखना कि फीमेल यानी जो लड़की लोग होते हैं, फीमेल के ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रतिशत क्या होता है। और वो नवजात शिशु का भी पूछ सकता है, वहां पर आप लोगों से नवजात शिशु की भी बात की जा सकती है। नवजात शिशु के ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रतिशत क्या होता है। तो बताइए जल्दी इसका आंसर कर दे तीनों लाइन का आप लोग जल्दी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना, मेल में पूछा जाए तो 15 प्लस माइनस 2 करेंगे, और फीमेल में पूछा जाए तो 13 प्लस माइनस 2 कर देंगे, और नवजात शिशु में पूछा जाए तो इसमें थोड़ा ज्यादा होता है तो 16 प्लस माइनस 2 कर देंगे। यानी कि इसका मतलब आप लोग समझ ले 15 प्लस माइनस 2 का, यानी लड़कों में 15 से लेकर 16 17 भी हो सकता है या फिर 13 भी हो सकता है ब्लड में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत, और लड़कियों में 11 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है। औसत एवरेज भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना 15 और इनका हो जाएगा 16, और नवजात शिशुओं में पूछा जाए तो 16% हीमोग्लोबिन का होता है ब्लड में। ये चीज आप लोगों को बच्चा ध्यान रखनी है, आईएमपी और इम्पोर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट लाइन आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि जो ब्लड जो होता है इसकी बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। ब्लड के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, तो हीमेटोपाइसोसिस कहलाती है, हीमोपाइसिस बोल सकते हैं। ब्लड बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है बच्चा, हीमोपाइसिस कहा जाता है। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट लाइन आप लोगों को ये ध्यान रखना कि हमारे यहाँ जो ये हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी से संबंधित बीमारी। आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए बच्चा ब्लड की कमी से बीमारी, आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए विटामिन कौन सा, विटामिन B6 जिसको हम पाइरोक्सिन कहते हैं की कमी से बीमारी, और आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए विटामिन B9 जिसको फोलिक एसिड की कमी से बीमारी, और आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए बच्चा विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामिन की कमी से बीमारी। तो इन तमाम लाइनों का एक ही आंसर होगा, बच्चा क्या, एनीमिया, जिसको हम क्या कहते हैं, रक्त अल्पता भी कहते हैं या खून की कमी भी कहते हैं। एनीमिया किस धातु की कमी से होती है, तो भी आप लोगों का आंसर क्या आएगा, Fe। और एनीमिया किसकी, हीमोग्लोबिन, ब्लड, विटामिन B6, B9 और B12, इन तमाम चीजों का आंसर क्या होगा, एनीमिया। अब ये तो कमी से हो गया, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और आईएमपी लाइनें रहने वाली है। अभी तक जो आप लोगों को बताया आई होप कि समझ में आया होगा। इनको एक बार आप लोग बढ़िया तरीके से दोहरा लेंगे। एक बार जल्दी से मैं आप लोगों को एक बार रिपीट कर देता हूं। तो दोस्तों ये लाइनें आप लोगों के लिए वो है जो बहुत इजी है, लेकिन इनसे क्वेश्चन निश्चित तौर से वन डे एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। ये चीज आप लोगों को कान खोल के गांठ बांधनी है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज ब्लड, तो ब्लड इज ए लिक्विड टिश्यू, यानी ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड का क्या काम होता है बच्चा, आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है, ब्लड के क्या काम होते हैं। तो आप लोगों का जवाब होगा कि O2 का परिवहन करना और CO2 को बाहर निकालना। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा ब्लड जो होता है उसका निर्माण कहाँ होता है, तो हड्डियों में, अस्थिमज्जा में। ब्लड की जो किताब है, ब्लड का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो हीमेटोलॉजी में। साथ ही साथ आप लोगों से पूछा जाए स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड की मात्रा क्या होती है, तो 5 से 6 लीटर। अधिकतम कितना हो सकता है, 7 लीटर। एक व्यक्ति के कुल वेट का
कुल वजन का कितना प्रतिशत रक्त उसकी बॉडी में होता है, तो 7% होता है। नेक्स्ट ध्यान रखना कि ब्लड जो होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो आयरन पाई जाती है। सब लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं, सामान्य परिचय हो रहा है। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए ब्लड बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो हीमोपाइसोसिस कहते हैं। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए भाई हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है, ब्लड में पाए जाने वाला एक वर्णक है, इसका ब्लड में क्या प्रतिशत होता है, तो लड़कों में पूछा जाए तो आप लोगों का जवाब होगा 16%, 15 से 16। लड़कियों में पूछा जाए तो 12 से 14%, और नवजात में पूछा जाए तो 16-17% पाया जाता है। इसका क्या कार्य होता है, तो O2 का परिवहन करना होता है, श्वसन वर्णक इसे कहा जाता है। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा आयरन पाई जाती है, जिसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। सबसे आप लोगों से पूछा जाए तो लोहा धातु किसमें पाई जाती है, आप लोगों का जवाब होगा मेथी में। उससे कम किसमें पाई जाती है बच्चा, पुदीना में। और उससे कम किसमें पाई जाती है, पालक में। और उससे कम किसमें पाई जाती है, सेब में। सभी सोर्स आयरन के हैं, लेकिन इनका कमी से अधिकता से ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना। कभी कभार आरोही और अवरोही क्रम में भी पूछ सकता है, लेवल थोड़ा हाई होता जा रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आप लोग वो भी ध्यान रखना। जैसे कि पहले पूछा जाता है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है या जिला कौन सा है, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर कर देते थे 2005 2002 में जब कंपटीशन होता था। लेकिन आज की डेट में आप लोगों से आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में भी पूछ सकता है। तो आधे बच्चों को तो यही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। 4 जिले पूछ लेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, या फिर आप लोगों से यहाँ मैंने जैसे कि आंसर करा कि विज्ञान में पूछेगा कि भाई आयरन की मात्रा घटते हुए क्रम में बताइए कौन कौन से सोर्स में, या बढ़ते हुए क्रम में बताइए, तो अपन लोगों के 12 बजनी है। तो इस चीज को आप लोग दिमाग से निकाल दें, इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है यदि मन लगाकर पढ़ा जाए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद कि आप इस सेशन को ध्यान से सुना, ध्यान से देखा। आप लोग इसको बार बार देख लें एक बार, और अपनी कॉपी में इन नोट्स को आप पुटअप कर लें। निश्चित तौर से जीत होगी, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करें, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, क्योंकि जो भी हम इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए इस प्रकार के लेके आ रहे हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास हो। जय हिंद, जय भारत।